A very good afternoon to all of you, my dear friends. I hope you all are keeping good. So this is 1st February 2022. We have entered the second month of the year 2022. और आज आप लोग को पता है कि it is always a very important day from finances point of view. यूनियन बजट जो है वो आज प्रेजेंट किया जाता है इंडिया में. And already I hope you all have seen, you all have watched the session. बजट सेशन आप लोग ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो नो प्रॉब्लम, इसके लिंक ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी. गो थ्रू इट. अगर आपको 5% भी समझ रहा है या 100% भी समझ रहा है, जस्ट गो थ्रू द बजट सेशन. धीरे धीरे आप लोग को इंटरेस्ट आने लग जाएगा. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांड न्यू वेब सीरीज योर फिन एडवाइजर. योर फिन एडवाइजर इसीलिए बिकॉज ये जो 4 वीक्स के वेब सीरीज ये जो रहेगी, इसमें यू विल लर्न A to Z ऑफ बेसिक्स ऑफ फाइनेंसिंग. इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा इलेबोरेट है. इसमें वीक टू वीक हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं. एंड इट्स अ ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग का मतलब है कि आप लोग को ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज करवाई जाएगी. यू हैव टू बी लाइक अ स्टूडेंट who will be given a homework, और आप लोग को वो सारी चीजें असाइनमेंट्स आपको करने होंगे. एंड यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली. बिल्कुल थियोरेटिकल नहीं है. होगा ये सारे सेशंस आपको बहुत ही प्रैक्टिकली करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेमेंट्स बताए जाएंगे तो यू हैव टू एक्चुअली पे टू समवन, मे बी इट इज 1 rupee, एंड यू हैव टू सी दैट yes it is done and it can be done successfully by you with all the precautions. So that is it. द गोल्डन पर्स बाय विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन से मैं हूं डॉक्टर रानी भुतड़ा. और ये जो कंसेप्ट है द गोल्डन पर्स फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस इन वुमेन, ये जो थॉट आया था मुझे जब कोविड टाइम्स थे, और हमने आसपास में अपने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनों को, जो अर्निंग मेंबर है या जो फाइनेंसेस को संभालने वाले जो मेंबर्स है, उनको खोते हुए देखा है. एंड उस समय की जो सिचुएशन होती है, हैंडलिंग थिंग्स फ्रॉम ऑल साइड्स, इमोशनली, फाइनेंशियली और बाकी भी, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. जस्ट लुकिंग टू दैट नीड, आई हैव कम अप विद दिस इनिशिएटिव ऑफ द गोल्डन पर्स, जहां पर हम लोग देखेंगे कि भले ही हमें सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं समझ रहा हो फाइनेंसेस का, but at least we are aware of the terms, we are aware of some dynamics of finances, of personal finances. बैंकिंग हमको थरली आना चाहिए, चाहे फाइनेंसेस को हम बजटिंग या टैक्सेशन हमको उतना ना भी समझ में आ पाए या हम इंडिपेंडेंटली ना कर पाए, बट एटलीस्ट बैंकिंग एंड पेमेंट्स पार्ट जो है वो हम लेडीज लोगों को जरूर से आना चाहिए, ताकि उतना हम अपने पार्टनर्स को सपोर्ट कर सके, उनका उतना हम बर्डन हल्का कर सके. सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है. वी आर अर्निंग, वी आर इन अ जॉब, वी आर डूइंग सम बिजनेस. Even if we are homemakers, we are able to take up some part of our personal financing. हम कुछ चीजें अच्छे से समझ पा रहे और कर पा रहे, छोटी छोटी चीजें will definitely contribute to a better financial management at home. So with that aim in mind, the Golden Purse started on 1st July 2021, और बहुत सारे ऑलमोस्ट 25 प्लस सेशंस हुए हैं. और ये सारी सेशंस, खुशी की बात है कि सारे यूट्यूब चैनल जो है VLF का, उस पर ऑलरेडी दे आर अवेलेबल. बट जहां तक ये वेब सीरीज की बात है, आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू अटेंड द लाइव सेशंस, ताकि आप बिल्कुल अपना बही खाता लेकर बैठें, और यहाँ जो भी एक्सपर्ट टीम है हमारी, उनके साथ में आप बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होकर आपके जो फाइनेंशियल डायनेमिक्स है उनको समझ पाए. हमारे साथ है हमारी द गोल्डन पर्स की कोर टीम, which consists of CA स्नेहा मोदानी, CA विनया गुंदेजा जी मुंबई से, एंड CA पायल सारा जी फ्रॉम चेन्नई. तो ये एक्सपर्ट टीम हमारे साथ है, who have always been there, और बहुत पेशेंटली, बहुत ही छोटे से छोटी जो भी हमारे टॉपिक्स थे उसकी छोटी से छोटी क्वेरी को बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया है. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल 3 of them.
to handle the concept, or I mean this जो हम लोग का इनिशिएटिव है द गोल्डन पर्स, इसको बहुत अच्छी तरह से दे आर पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू मेक ऑल ऑफ अस अवेयर ऑफ द फाइनेंसेस. विद दिस आई वेलकम, सॉरी, उससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो फाइनेंसेस की बात आती है, या हम कहते हैं जो एक आम तौर पे हम लेडीज लोग की बात होती है कि मैं तो चाहती हूँ बट क्या करूँ, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि क्या करोगे तुम जानकर, या हम कहते हैं कि वो हमें बताते ही नहीं है. व्हाट शुड आई डू, आई मीन आई एम हेल्पलेस. मैं करना तो चाहती हूँ बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो पावर वाली जो बात है, ये पावर जो है वो दिया नहीं जाता है, लिया जाता है. ओके, सो यू हैव टू बी बेटर एक्वेंटेड. नॉलेज जब हम कोई चीज की रखते हैं थरली, so when we are well equipped we can go and get it done. जब तक हमारे पास पूरी अच्छे तरह से इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती है, हम कोई भी काम करने से बहुत डरते हैं. तो ये डर को निकालना है, ये जो फाइनेंस से रिलेटेड डर है, इसको निकालना है कि हमसे कोई गलती से फ्रॉड ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, पैसों का हमसे नुकसान ना हो जाए. तो ये सारा जो डर जो है वो निकल जाएगा जब आप बहुत अच्छी तरह से informed रहेंगे. So you can take informed decisions, you have a fair knowledge of it, and you have now a team that will guide you through all this. So do not worry, just be with the golden purse. So here on, I welcome हमारी team member, co-team member CA Sneha Mudani ji from Nagpur, who will talk to you and train you with the taxation part of the money. So she's a practicing chartered accountant in Nagpur, and she has been handling various topics uh, in her office, as well as she has been an active member of the CA Chartered Accountant Team Association, which is there in Nagpur. और काफी सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने अपने एसोसिएशन से भी लिए थे. So, and it is still going on, and she's updating her with different courses which are coming up. So she is abreast with the best of the knowledge to date. I request and I welcome Sneha ji to take up the topic of taxation for this week. Thank you, Rani ji. Thank you so much. Thank you everyone for this love and affection, and you guys have joined us today with such a large numbers. This shows that कि somewhere आप सबके मन में ये ज़ील जरूर है कि हमें finance सीखना है. At least ये number हमें ये बता रहा है. अब finance के बहुत सारे structuring होते हैं. Finance is not an easy subject to learn. It is a gradual subject to learn. Okay, it's not like कि आप उसको सीख ही नहीं सकते. आप finance को सीख सकते हैं, but उसको time लगता है. Finance takes time to learn. There are very small things जो financing sector में हमें ध्यान देनी पड़ती है. इसलिए financing sector को बहुत ही छोटे तरीके से आपको सीखना पड़ेगा in different short perspectives. इसलिए हमने पहले जो ट्रेनिंग्स रखी थी उसमें इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग टॉपिक कवर किए थे. जो हाफ एन आवर की पहले इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग्स हुई थी, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. जैसे इक्विटी शेयर्स होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, सिप होता है, पीपीएफ होता है. इन सब का नॉलेज उस समय दिया गया था कि ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है. अभी हमें फाइनेंस को कैसे सीखना है. हमें फाइनेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है. हमें फाइनेंस को 4 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करना है. हमें सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करनी है वो है हमारी इनकम. आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी इनकम क्या है, आपकी कमाई क्या है. फिर वो भले आपके हस्बैंड की कमाई से ना रिलेटेड हो, आप कुछ अपना पर्सनल कमाते हो या फिर आप अपनी कोई पर्सनल सेविंग करते होंगे. आप सबसे पहली चीज जो कीजिए, आप सबसे पहली चीज ये कीजिए कि आप कितना कमाते हैं ये लिखिए. क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि आप कितना कमाते हैं, आप उसके फर्दर बाइफरकेशंस नहीं कर सकते कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, या मुझे कितना पैसा खर्चा करना है, और या मुझे कितना पैसा मेरे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए रखना है और कितना मेरे लिए रखना है. आपकी जो इनकम है आपको उसको बाइफरकेट करना है.
तो उसी का एक साझीदार होता है गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट इज द टैक्सेशन। तो इसीलिए ये चीज सबसे पहले आप ये करिए कि आप कितना कमाते हैं, क्योंकि उसको आपको 4 लोगों को देना है, उसको आपको 4 हिस्सों में बांटना है। मेरी कमाई का मुझे खर्चा करना है, मेरी कमाई मुझे मेरे फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, ये मेरा दूसरा हिस्सा हुआ। पहला हिस्सा ये हुआ मेरी कमाई का कि मुझे खर्चा करना है, तीसरा हिस्सा ये हो रहा है मेरी कमाई का कि मुझे अब इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, यानी मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। तो हमने आपको 2 पहलू इसके सिखा चुके हैं। हमने आपको इसका पहला पहलू सिखाया था कि आप अपने खर्चों को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, वो हमने आपको बजट्स के थ्रू सिखाया था कि आप अपने बजट्स बना सकते हैं। आपके गोल्स क्या होते हैं, लाइफ के गोल्स क्या होते हैं, वो हमने आपको समझाया था पहले के सेशनों में, कि हमारे लाइफ के अलग अलग प्रकार के गोल हो सकते हैं। जैसे हमारे लाइफ के अलग अलग प्रकार के गोल्स होते हैं, किसी का मैरिज गोल होता है बच्चों का, किसी का एजुकेशन गोल होता है, कोई अपनी हेल्थ के लिए जमा करता है। इस तरीके से हमने आपको गोल्स पे एक्सप्लेनेशन दिया था और समझाया था किस तरीके से आप अपने बजट्स बना सकते हैं। तो हमने आपको एक खर्चे का पार्ट बता चुके हैं। फिर दूसरा पार्ट ये हो गया कि अब मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे मेरे बुढ़ापे के लिए या मुझे मेरे फ्यूचर के लिए, या यदि आज मेरी इच्छा है कि मैं 10 साल बाद नहीं कमाना चाहती हूँ, तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए जिससे मैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूं। इस हिस्से को आपको एक पहलू के ट्रेनिंग के थ्रू हमने समझाया। तो 2 ट्रेनिंग इस तरीके से हो चुकी है। अब ये जो तीसरा हिस्सेदार है आपकी कमाई का, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे हिस्सेदार बनते हैं, वो टैक्सेशन के रूप से हमारे हिस्सेदार बनते हैं। वो हमसे टैक्सेस जो लेते हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है हमारी कमाई पे। तो अब हमें इस बार की जो ट्रेनिंग है उसमें ये तीसरा पहलू समझना है, जैसे टैक्सेशन। फिर जो फोर्थ पहलू होता है, फोर्थ पहलू ये होता है कि अब ये जो बची हुई कमाई है, मैंने इसमें से मेरा खर्चा निकाल लिया, मैंने मेरा पैसा इन्वेस्ट कर लिया जो मेरे फ्यूचर के लिए सिक्योर था, मैंने इसमें गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दिए। अब जो ये बचा हुआ पैसा है, इसको मैं वेलफेयर ग्रोथ के लिए कैसे लगाऊं, दिस इज द फोर्थ एंगल जो मुझे मेरे पैसों का सीखना है। तो ये जो ग्रोथ का एंगल है, ये हम आपको फिर से एक ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएंगे, जब हम आपको तब समझाएंगे कि हम उसमें ये समझाएंगे कि आप किस तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो जो चौथा हिस्सा है मेरे पैसों का, वो मुझे ग्रोथ के लिए लगाना है। तो उसकी ट्रेनिंग अभी बाकी है, उसकी ट्रेनिंग भी प्लान करेंगे। तो इस ट्रेनिंग में, इस बार ट्रेनिंग में जो हम सीखेंगे इस पूरी फरवरी में, वो हम ये सीखेंगे कि इसका जो तीसरा हिस्सा है गवर्नमेंट, वो टैक्सेशन हमें कैसे देना है, उसका अनिवार्य, क्यों इतना अनिवार्य है, क्यों इतना इसेंशियल है कि हमें टैक्सेस पे करना चाहिए, वो हम समझेंगे इन पर्टिकुलर महीने में। फिर एक, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें इन्वेस्ट करना है, बट क्योंकि आज मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है, सब कुछ बैंकिंग के थ्रू होता है, इसीलिए इस ट्रेनिंग में बैंकिंग पार्ट का भी एड ऑन किया गया है कि ओके, अब आपको बैंकिंग को भी सीखना चाहिए। आपको खुद को उसको डेमो करके देखना है कि आप क्या जीपे कर सकते हैं, क्या आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से इस ट्रेनिंग को बेसिकली डिजाइन किया गया है। तो इस ट्रेनिंग का फर्स्ट वीक जो हम सीखने वाले हैं वो है टैक्सेशन, जो आप मेरे साथ कुछ समय स्पेंड करेंगे 5 डेज, उसमें हम सीखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम जो इस पर्टिकुलर फेब्रवरी वीक सीजन में सीखने वाले हैं वो है टैक्सेशन। तो इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ वो मैं आपको एक ब्रीफिंग कर रही हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी इन देयर हियर। टैक्सेशन इज बेसिकली जो गवर्नमेंट को हमें हमारी कमाई का हिस्सा जो पे करना है। इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि टैक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं, फिर टैक्सेशन किस तरीके से हमारे ऊपर लगाया जाता है, यानी गवर्नमेंट हमें कौन से एंगल से टैक्सेशन चार्ज करती है। फिर इस टैक्सेशन को रिडक्शन कैसे करना, मतलब हमारी कमाई पे टैक्स की प्लानिंग कैसे करना, व्हाट आर द एमिनिटीज अवेलेबल टू डू द टैक्स प्लानिंग, हम किस तरीके से टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को हम कम पैसा पे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने टैक्सेस पे कर दिया वो गवर्नमेंट का पैसा हो जाता है, उसमें आपका कोई राइट्स नहीं होता है। बेसिकली आपने इंडिया में रहने का, गवर्नमेंट को यहाँ पे कमाई करने का कुछ परसेंटेज दिया है गवर्नमेंट को, दैट इज व्हाट इज अ टैक्सेशन।
तो आपने फिर इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि फिर हम उसकी टैक्स प्लानिंग क्या करेंगे, फिर किस माध्यम से हम गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे कर सकते हैं, दैट इज रिटर्न्स, हम उन माध्यम को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफिंग है टैक्सेशन का। तो अभी मैं आपसे अपना, पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि टैक्सेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, जो आज है, आज हम लोग पहले डायरेक्ट टैक्सेस समझेंगे, फिर डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कौन से स्लैबिंग में हम आते हैं, उसके क्या क्या रिटर्न्स हमको फाइल करने पड़ते हैं, और कौन से पैरामीटर्स है जिनके थ्रू हम टैक्सेस को बचा सकते हैं, वो हम समझेंगे। तो आज क्योंकि ये हमारा सबका पहला दिन है, थोड़ा हम इसको लाइटर नोट पे रखेंगे, ताकि कल से हम थोड़े मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हमें यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, और हम अपनी तैयारी के साथ रहेंगे, अपने नोटबुक्स के साथ रहेंगे, हमें कुछ लिखना है तो हम उसके हिसाब से रहेंगे। आज का जो होमवर्क आप सबके लिए रहेगा वो बहुत सिंपल रहेगा, कि जो टैक्सेशन मैं आपको समझा रही हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, आपको सिर्फ अपनी कमाई के ऊपर आज घर में टैक्स कैलकुलेट करना है, आपको उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। हम उतने ही पहलू को आज समझेंगे। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट मूव दिस। Now, what is direct tax? A tax such as income tax, which is levied on the income. एक मिनट, ये there's some issue here actually. My laptop is not working. Just a minute, I'm just sharing it. स्नेहा Yes, जी, अभी दिख रहा है? अभी कोई इशू नहीं है पे? नहीं, Okay. it's not visible. It's not visible? No, you can just stop this screen sharing first. First, open it in your laptop and then start screen sharing. Okay, I'll just, Open the file in your laptop first. I did the same actually. The laptop which is blue, no, that's not working. That's the problem. हाँ जी, Okay, thank you. अब दिख रहा है ना? हाँ हाँ, Okay. yes. डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली, सपोज मैंने, मेरी जो कमाई है, मेरी कमाई है सपोज 5 लाख रुपए साल की। ओके, अब 5 लाख रुपए पे, 5 लाख रुपए क्या है, मेरी कमाई है। कमाई का मतलब क्या होता है, कमाई का मतलब होता है कि जो पैसे मैंने कमाए, उसके बाद जो खर्चा मैंने माइनस किया, उसका जो मुनाफा मुझे हुआ, उसको बोलते हैं कमाई। ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली कमाई इज, कमाई इज कि जो मैंने पैसे कमाए और जो खर्चा मैंने किया, उसको जो मैंने सबट्रैक्ट किया एक दूसरे से, जो मेरा मुनाफा हुआ, वो क्या हुआ मेरा, दैट इज माय प्रॉफिट, दैट इज माय इनकम। ओके, तो ये सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन हम हटाएंगे अपने पास से कि इनकम क्या होती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सपोज मेरा 20 लाख रुपया मैंने कमाया, ठीक है, अब 20 लाख रुपया जो मैंने कमाया वो मेरी इनकम हो गई। नहीं, आपने जो 20 लाख रुपया कमाया वो आपकी इनकम नहीं है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको कुछ खर्चे भी लगे हैं, तो वो जो खर्चे आपको लगे हैं उस इनकम, उस बिजनेस को अर्न करने के लिए, वो रिड्यूस करने के बाद जो आपका मार्जिन बचा है वो आपकी इनकम है। सो दैट इज योर इनकम विच इज टैक्सेबल। इस इनकम पे, तो जो मैं 5 लाख रुपए की बात कर रही हूँ, ये मेरी नेट इनकम है। कौन सी इनकम,
जो मैंने कमाया, उसके बाद जो मैंने खर्चे किए, उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मैंने कमाया। अब इस 5 लाख पे मुझे क्या करना है, मुझे इनकम टैक्स पे करना है। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये सीधे हमारी कमाई पे लगाया जाता है। अब ये हो गए एक बिजनेस क्लास पर्सन की बात। अब यही हम बात करते हैं एक सैलरी क्लास पर्सन। सैलरी क्लास पर्सन के लिए कमाई क्या होती है? सैलरी क्लास पर्सन के लिए कमाई वही होती है जो डायरेक्टली उसको एज अ सैलरी मिलती है। ओके, क्योंकि वो किसी का एक सैलरीड पर्सन है, वो खुद का बिजनेस रन नहीं कर रहा है, इसलिए उसके कुछ ही खर्चे हैं जिसका उसको वेवर मिलता है। जैसे कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस मतलब आने जाने का खर्चा, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा है, वहां चल कुछ रहने का खर्चा, दैट इज कॉल्ड HRA अलाउंस। इस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस रखे हैं या कुछ अलाउंसेस रखे हैं जो एक सैलरीड क्लास पर्सन को एज ए डिडक्शन अलाउएबल है कि आप उतने पे टैक्स मत पे करो, बाकी आपको सारा टैक्स, सारी आपकी जो भी इनकम आपने कमाई है उस पे आपको टैक्स पे करना है। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is levied by the government on the income और द प्रॉफिट विच आई एम अर्निंग। ओके, एक असेसी, एक जो टैक्स पेयर है, वो जो प्रॉफिट कमा रहा है या जो उसकी सैलरी के थ्रू इनकम आ रही है, उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो इंडिया में 2 प्रकार के टैक्स चलते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज जो हम समझ रहे हैं वो हम ये समझ रहे हैं कि इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, direct tax is a type of a tax where the incidence and impact of tax is on the same entity। जो कमा रहा है उसी को भरना है, जो नहीं कमा रहा है उस पे इसका बर्डन नहीं जाता है। इसका बर्डन उसी पे रहता है जिस व्यक्ति ने इसको कमाया है। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, इसका बर्डन उसी पर व्यक्ति पे रहता है जो इसको एक्चुअली कमा रहा है। इंडिया में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब जो है दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ये एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू मैंने यहाँ पे पुट किया है। जैसे मैंने लिया है मिस्टर बजाज का एग्जांपल, उनका सैलरी है 25,000 रुपीज पर मंथ। अब 25,000 जिसकी सैलरी है उसकी सालाना इनकम होती है 3 लाख रुपया। फिर उसका एक है DA, दैट इज डियरेंस अलाउंस। ये टैक्सेबल होता है, इसलिए 4,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ये 54,000 होता है। देन वी हैव earnings allowances। earning allowances is 2,250, that is per month। तो सालाना ये हुआ 27,000। तो मेरी ग्रॉस सैलरी जो टैक्सेबल हुई है वो कितनी हो गई? 3,81,000। अब प्रोफेशनल टैक्स करके एक टैक्स होता है जो हमें पे करना पड़ता है जब हम लोग प्रोफेशनल होते हैं, मतलब जब हम इंडिया में एज अ प्रोफेशनल कुछ काम करते हैं तो वी पे प्रोफेशनल टैक्स। तो दैट प्रोफेशनल टैक्स विच वी पे, उसका डिडक्शन हमें मिलता है विच इज 3,500 जो मैंने पे किया। तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? मेरी नेट टैक्सेबल हो गई है 3,77,500। अब जो मैं टैक्स पे करूंगी मैं वो ये 3,77,500 पे पे करूंगी। मैं कितने पे टैक्स पे करूंगी? 3,77,500। ये जो एग्जांपल मैंने कोट किया है ये आपको एक सैलरीड क्लास पर्सन के हिसाब से कोट किया है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन है जो काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट टैक्सेशन ऑफ इंडिया। सैलरी क्लास का जो टैक्सेशन पार्ट है वो बहुत इजीएस्ट होता है। जैसे जैसे आप बिजनेसमैन या फिर कुछ किसी को कुछ अदर सोर्सेज से इनकम आती है, इस तरीके के यदि आप आगे आगे पुट ऑन होते जाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है। क्योंकि उधर आपको ये समझना कि मेरा कितना खर्चा अलाउएबल होगा या मेरा कितना खर्चा अलाउएबल नहीं होगा, उन सब चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन द फोरम फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड्स जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, they are also not that good in planning their taxation part yet। okay, they really need their CAs for this। they sit hours and hours, बहुत घंटे वो अपने CAs के साथ बैठते हैं, अपनी बुक्स को प्लान करते हैं, तब जाके वो एक अच्छी टैक्स प्लानिंग कर पाते हैं। और जो इस पर्टिकुलर फोकस में जो आपके हस्बैंड्स इनकम टैक्स की प्लानिंग पे इतना फोकस नहीं देते होंगे या इतना समय नहीं दे पाते होंगे,
वो पक्के से उतना टैक्सेस अपने लिए नहीं बचा पाते हैं, वो उतनी अच्छी टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो यू नीड टू गिव टाइम फॉर डूइंग टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है, क्योंकि इनकम टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स है। हम जो आपको समझाने वाले हैं ये कोर बेसिक है, एक आइडिया दे रहे हैं हम आपको कि इस तरीके से होता है। पर इसको थोड़ा और ज्यादा समझने के लिए, पर ये क्यों अनिवार्य है, ये थोड़ा समझना भी क्यों अनिवार्य है, ये थोड़ा समझना भी इसलिए अनिवार्य है कि हम अवेयर तो होए कि ये सब चीजें हैं, और हमें इनसे इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना है ताकि हम इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। तो जो हम आपको समझा रहे हैं ये बेसिकली हम आपको अवेयरनेस कर रहे हैं, और आपको एक छोटी कमाई को किस तरीके से बचाए रखना और उसमें टैक्स प्लानिंग कैसे करना वो आपको सिखा रहे हैं। बट यदि आपका स्केल बढ़ता जाता है तो यू डेफिनेटली a specialized person for this. So I will always advise that you have a good CA with you, okay, who helps you in doing this, okay. बट वो यदि आपको समझा रहा है तो वो तभी समझ पाएगा जब आपको इसका थोड़ा बेसिक भी आता है। यदि आपको इसका थोड़ा बेसिक भी नहीं आता है तो आपका सीए जो आपको समझाएगा वो समझना उतना इजी नहीं जाएगा। तो मैंने देखा है कि लोग बिजनेस तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन लोग अपनी टैक्स प्लानिंग में कहीं ना कहीं लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो उतना सफिशिएंट उसको समय नहीं देते, वो उसके बारे में रेगुलर बेसिस पे नहीं सोचते। वो सीधे मार्च आता है तब अपनी टैक्स प्लानिंग को लेके बैठ जाते हैं कि ओके अब मुझे इतना मेरी कमाई है, अब इसमें मुझे टैक्सेस पे करने हैं, तो आप मुझे गाइड कर दो कि कितना टैक्सेस पे आएगा तो मैं उस हिसाब से कर लूँ। नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप यदि अप्रैल से कमा रहे हैं तो आपको अप्रैल से लेके मार्च तक इसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको पूरे 12 महीने सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरा टैक्स किधर बचाना है, मुझे मेरी टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी है। इसलिए इट इज अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड व्हाइल लर्निंग टैक्सेशन, कि इट इज ये एक दिन का सेक्टर नहीं है कि हाँ मैंने आज सीख लिया कि भैया मुझे इस रेट पे टैक्स लगेगा और मैं बस ये ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं कि इस तरीके से मैं अपने टैक्स को बचा सकती हूँ और तो ये बच जाएगा। नहीं, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग लगती है, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज लगता है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप सही समय पे इसकी प्लानिंग करें। दैट इज important, okay. I'll request anyone not to please put over here, okay. So ये एक सिंपल है। अब आप 3,77,500 की इनकम पे कितना टैक्स पे करेंगे। अब हमारे इंडिया में स्लैबिंग चलता है। स्लैबिंग इन केस ये जो है दिस इज अ इनकम टैक्स स्लैब्स एंड दिस इज फॉर इंडिविजुअल। ये किसके लिए है, इंडिविजुअल है। हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार की एंटिटीज होती है, जैसे इंडिविजुअल होती है, कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म्स होती है। इन सब के लिए अलग अलग प्रकार का टैक्सेशन होता है। तो हम जो है अधिकतर यदि हम अपने बारे में बात करें तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे किस तरीके से टैक्स लगेगा। तो मुझे किस तरीके से टैक्स लगेगा, तो हमारा जो इनकम टैक्स स्लैबिंग है वो इस तरीके से फ्लो होता है। हमारे पास दो रेजिम है, एक है एग्जिस्टिंग रेजिम और एक है न्यू रेजिम, ओके। एग्जिस्टिंग रेजिम में जो इंडिया के रेसिडेंट है, इंडिया में रहने वाले लोग और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी हमने 25 तारीख को एक सेशन अटेंड किया था जिसमें हमने ये समझा था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। तो हम यदि इनमें फॉल करते हैं कि हम यहाँ के रेसिडेंट हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो और हमारी उम्र 60 साल से नीचे है, तो हम यदि 2.5 लाख रुपए तक हमारी इनकम है, कौन सी इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंसेस, जो अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया उसमें से हमने 3,500 प्रोफेशनल टैक्स हटाया था। यदि मेरी 2.5 लाख तक की कमाई है तो मुझे इनकम नहीं टैक्सेबल नहीं है, मतलब मुझे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। और यदि मेरी कमाई 2.5 से 3 के बीच में है और मेरी उम्र 60 साल से नीचे है तो मुझे 5% ऑफ माय इनकम टैक्स पे करना है। और यदि मेरी 60 से 80 के बीच में है तो मुझे 3 लाख तक अपनी कमाई पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, और 80 साल के ऊपर है तो भी मुझे नहीं पे करना है।
पर यदि मैं न्यू रेजिम में जाती हूँ तो न्यू रेजिम में भले ही फिर मैं 60 साल के नीचे हूँ, ऊपर हूँ या 80 साल की हूँ, मुझे 5% से टैक्स पे करना है यदि मेरी कमाई 2.5 से 3 लाख के बीच में है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, एग्जिस्टिंग रेजिम में और न्यू रेजिम में। तो यदि मेरी कमाई 3 से 5 लाख के बीच में है, यदि सपोज मेरी कमाई 5 लाख तक की है, 3 से 5 का मतलब क्या हुआ है, 5 लाख की मेरी कमाई कितनी हो गई, 5 लाख की। 5 लाख की कमाई पे अब मुझे कितना टैक्स लगेगा, 5 लाख की कमाई में मुझे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे मैं न्यू रेजिम में जाऊं चाहे मैं एग्जिस्टिंग रेजिम में जाऊं। पर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मतलब 2.5 लाख पे मुझे 5% टैक्स लगेगा, जो होगा 12,500 रुपया। तो यदि मेरी कमाई 5 लाख तक की है, दैट इज माई नेट प्रॉफिट इज 5 लाख, नेट इनकम इज 5 लाख, then I am taxable at 5%. Okay, up to 2.5 lakhs I am not taxable. Okay, फिर यदि इफ माई इनकम इज एक्सीडिंग, यदि मेरी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक आती है, मतलब मेरी पूरी कमाई 7.5 लाख रुपए है, तो 5 लाख पे मुझे 5% पे करना है, बचे हुए 2.5 लाख पे 7.5 में से 5 गए, 2.5 बचते हैं, उस 2.5 पे मुझे 20% पे करना है, और जो न्यू रेजिम है उसमें मुझे 10% पे करना है। फिर 7.5 से यदि 10 लाख की मेरी कमाई है, तो इस बचे हुए 2.5 लाख पे मुझे 20% पे करना है और न्यू रेजिम में 15% पे करना है। अब आप सोचिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, उसको हमारे ऐसे स्लैबिंग दिया हुआ है। तो यदि आप एक इंडिविजुअल है और आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको टैक्स कितना लगेगा, तो वो आपको इस स्लैबिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किधर फॉल करते हैं, आपकी इनकम क्या 5 लाख है, या आपकी कमाई 7.5 लाख है, कि आपकी कमाई 10 लाख है। और ये जो एग्जिस्टिंग रेजिम और न्यू रेजिम का डिफरेंस है, ये मैं आपको एंड में समझाती हूँ कि क्या है। फिर यदि मेरी कमाई 10 लाख से 12.5 लाख है, तो मैं एग्जिस्टिंग रेजिम में 30% पे करूंगी और न्यू रेजिम में 20% पे करूंगी। फिर 12.5 से 15 30%, न्यू रेजिम में 25। और यदि मेरी कमाई 15 लाख के ऊपर है, तो मैं चाहे एग्जिस्टिंग रेजिम में हूँ चाहे न्यू रेजिम में हूँ, मैं 30% से पे करूंगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि मेरी कमाई 15 लाख है तो मुझे सीधे 30% पे करना है। ऐसा नहीं है, आपको सीधे 30% नहीं पे करना है, आपको ये स्लैब के हिसाब से पे करना है। स्लैब के हिसाब से मतलब आपको 2.5 लाख पे कोई नहीं लगेगा, 15 में से 2.5 आपके चले जाएंगे ऐसे ही, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना है। फिर बचे हुए 2.5 से लेके 5 तक के बीच में आपको 5% पे करना है, दैट इज 2.5 लाख पे आपको 5% पे करना है। फिर 5 से 10 में आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रेजिम में है कि एग्जिस्टिंग रेजिम में है, और उसके हिसाब से आपको पे करना है। फिर 10 से 15 में 30, या फिर न्यू रेजिम के हिसाब से 20 या 25, डिपेंडिंग अपॉन आप किधर फॉल करते हैं। और 15 लाख के ऊपर आप चाहे न्यू रेजिम में हो या एग्जिस्टिंग रेजिम में हो, आपको 30% से टैक्सेस पे करना है। अब ये एग्जिस्टिंग रेजिम और न्यू रेजिम का फर्क ये है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमें कुछ डिडक्शंस दिए हैं, जैसे पीपीएफ, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, इन पे जब हम पैसा भरते हैं, तो ये जो पैसा हम भरते हैं, इसका हमको ये जो पैसा हम भरते हैं इसका हमको डिडक्शन मिलता है, जिसको बोलते हैं एटीसी के डिडक्शंस। तो एग्जिस्टिंग रेजिम में आपको वो डिडक्शंस मिलेंगे और न्यू रेजिम में आपको वो डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। एग्जिस्टिंग रेजिम में आपको वो डिडक्शन मिलेंगे और न्यू रेजिम में आपको वो डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अब हमें ये क्यों पता होना चाहिए कि मेरा इनकम टैक्स कैसा आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से मैं प्लानिंग कर सकती हूँ कि मुझे मेरी कमाई कितनी है और कितना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके 4 हिस्सेदार है, आपको उन हिस्सेदारों का पता होना चाहिए। तो उसमें से एक हिस्सेदार गवर्नमेंट है, तो इसके थ्रू मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कितना कमाया हुआ पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा,
तो अब मेरे पास कितना पैसा बचा है जिसको मैं एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकती हूँ या मेरी ग्रोथ के लिए रख सकती हूँ। तो मुझे मेरे चारों हिस्सेदार पता होने चाहिए, इसीलिए मुझे ये नॉलेज बहुत जरूरी है। जब हम कमाने बैठते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कमाई का कौन सा हिस्सा कौन लेने वाला है। तो दिस इज हाउ एन इंडिविजुअल इज टैक्सेबल इन इंडिया। इसमें यदि किसी को कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारा पहला ही सेशन है, इसलिए हम इतना ही समझने वाले हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है और इसका बेसिकली टैक्सिंग कैसे होता है। इसका टैक्सिंग इस प्रकार से होता है। तो आज आप अपनी इनकम लीजिए, उसको इस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और सीखिए कि आपका टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछिए। Yes, friend. Yes, Geet have raised the hand. नमस्ते दीदी। या नमस्ते। वो मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। वो जो अभी बता रहे थे आपकी 4 हिस्सेदार कौन कौन है वो पता चलना चाहिए, तो आप बताएंगे कि 4 हिस्सेदार कौन है? एक पहला तो गवर्नमेंट हिस्सेदार है, है हमारा खर्चा, बता दीजिए। खर्चा हमारे एक्सपेंसेस। दूसरा हिस्सेदार है गवर्नमेंट, जिनको हम टैक्सेस पे करते हैं। तीसरा हिस्सेदार है हम अपने आप के लिए कुछ बचा के रखेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। हम अपने खुद के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके रखेंगे फ्यूचर के लिए, ताकि हमें हमारे बुढ़ापे में प्रॉब्लम नहीं होए, हमें किसी से मांगना नहीं पड़े पैसा, हमारे पास हमारा पैसा हो और हम अपने बुढ़ापे को उस हिसाब से लेके अच्छे से निकाल सके। चौथा हिस्सेदार है ग्रोथ। अब हमारी जो बिजनेस है इसमें हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए भी हमें पैसा लगता है, जिस पैसा ही पैसे को बनाता है। इसीलिए हमें हमारी ग्रोथ के लिए भी एक परसेंटेज अलग से रखना पड़ेगा कि अब ये जो पैसा है ये मेरी फर्दर ग्रोथ के लिए मैं डाल सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं। What is tax rebate 87 mentioned in the chart? यस, टैक्स रिबेट इज जब आपकी कमाई 5 लाख तक रहती है, 5 लाख तक, तो आपको जो 12,500 रुपया जो टैक्सेबल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पर यदि आपकी कमाई 5 लाख से एक भी रुपया ऊपर जाती है, इवन 5 लाख से 1 रुपी भी ऊपर जाती है, तो ये जो रिबेट गवर्नमेंट ने दिया है कि आप 5 लाख तक कोई टैक्स मत पे करो, 2.5 लाख पे वैसे ही आप पे नहीं कर रहे और बचे हुए 2.5 लाख पे भी आप जो पे कर रहे थे उसका जो हम रिबेट दे रहे हैं वो रिबेट हट जाता है। दैट रिबेट इज नॉट देयर। आपको यदि 1 रुपया भी आपने एक्स्ट्रा कमाया तो वो पूरे 12,500 गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना पड़ता है। ये हम डिडक्शंस के टाइम फिर से समझेंगे। ओके, पेंशन आता होगा तो टैक्स कैसे भरना है? आपका जो पेंशन आता है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर अदर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब वो आपको आपके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन आ रही है, तो पेंशन इज टैक्सेबल इन द सेम मैनर। पर अभी हम जब डिडक्शंस पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि पेंशन से आई हुई जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट क्राइटेरिया में आती है। इनकम टैक्स में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हमें टैक्स प्लानिंग करनी है। कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, मतलब वो इनकम है पर उस पर टैक्स नहीं है, टैक्स वो टैक्सेबिलिटी कैटेगरी में नहीं आती है। और दूसरा डिडक्शंस, जो मैंने बोला एटीसी के डिडक्शन जैसे पीपीएफ, एलआईसी, ये होता है डिडक्शंस। इसके जो प्रीमियम हम पे करते हैं एलआईसी के, उसके डिडक्शंस मिलते हैं। ये 2 पहलू बहुत जरूरी है समझना, ये समझने के लिए कि हम टैक्स प्लानिंग किस तरीके से करें। तो हम फर्दर एक एग्जेम्पशंस का कवर करने वाले हैं और एक डिडक्शंस भी कवर करने वाले हैं। ओके, तो पेंशन इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम। thank you so much, Neha ji. That was a wonderful start and a rollout of the web series Your Fin Advisor. So यहाँ पर the Golden Purse की team है as your Fin Advisor with all of you, with all of us. So make the best of it. रोज हम जुड़ेंगे sharp 2:30 for this week. और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, so we did not keep it at 3. और मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं
कि जो टॉपिक्स यहाँ कवर होने वाले हैं, आई जस्ट रीड आउट द टॉपिक्स सो दैट यू आर वेल अवेयर कि आगे क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर हम लोग जो फर्स्ट वीक है इट इज ऑल अबाउट टैक्सेशन, सेकेंड वीक है इट इज ऑल अबाउट गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें वर्कशीट्स कैसे रेडी करनी है हमारे नोटबुक्स में भी और कंप्यूटर में भी। एंड उसके बाद में होगा कि टाइम फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं। फॉलोइंग फिन रूल्स, कैसे फिन रूल्स, कौन से फिन रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना ही है इवन इफ वी आर स्पेंडिंग। हम भले ही टैक्स और ये सारी चीजें ना भी कर रहे हो बट वी शुड नो हाउ वी आर स्पेंडिंग, हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। व्हाट योर फैमिली नीड्स टू नो, जो मैंने कहा है हार्ड टाइम्स, हमें हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन हर चीज का होना चाहिए। सो व्हाट अवर फैमिली नीड्स टू नो, हमारे इंश्योरेंसेस क्या है, पॉलिसीज कौन सी है, हाउ टू रीड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू रीड व्हाट इज इंश्योरेंस, उसमें कैसे सारे जो पेपर्स होते हैं उन्हें कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है। वीक 3 में होगा ऑल अबाउट पेमेंट्स। ऑल अबाउट पेमेंट्स में एवरीथिंग दैट यू आर, इवन एक सिंगल रुपी भी आप पे कर रहे हो तो किस तरह से पे कर रहे हो, कैश, कार्ड, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, गिफ्ट कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, डीडी से कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, एवरीथिंग। सो दैट विल बी टोटली कवर्ड। गिफ्ट डीड्स क्या होती है, इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे करने हैं, प्रीमियम्स है, पीपीएफ के इंस्टॉलमेंट्स, कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इवन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जब हम यूज करते हैं तो कैसे करना है, पेमेंट्स के, ये सारा कुछ कवर होने वाला है इन द थर्ड वीक। एंड फोर्थ वीक इज ऑल अबाउट बैंकिंग। तो एक बैंक जाने के बाद या ऑनलाइन जब हम लोग बैंक की सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं तो क्या चीजों का हम ध्यान करना है। जब हम ऑनलाइन बैंक की साइट्स ओपन करते हैं तो मैं खुद भी देखती हूँ कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी गेट कंफ्यूज्ड कि अगर मुझे ऑनलाइन किसी को पेमेंट पे करना है, मेरे पास में अकाउंट डिटेल्स है, तो हाउ टू गो अबाउट इट, या उसको बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना है, आईएमपीएस, आरटीजीएस, ये सारी जो चीजें होती है, एनईएफटी, ये सब क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, सो in this way we are going to understand each and everything, each and every aspect. We have tried to cover it, we will try to cover it in 4 weeks. हो सकता है कुछ टॉपिक्स छूट जाए, but the golden purse is there with you. जब तक आप है तब तक golden purse है, चलता रहेगा। Thanks for being here, a wonderful first session. आप लोगों का सभी का यहाँ पर बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिख रहा है। Thank you once again. Signing off for today. Let us stick to time. कल से हमारा सेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली 2:30 to 3 ही होने वाला है। So don't worry about the your issues with the time. अब अपना कोई भी काम बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, इसीलिए ये सेशंस को शॉर्ट सेशंस रखें एंड छोटा स्मॉल चंक एट अ टाइम, राइट। तो हम लोग इस तरह से ये कर रहे हैं, आगे विल बी डूइंग दिस टुगेदर। Let us start this journey on a very good note. Let us put our fin foot forward or say hello to February with fixing our finances. Thank you so much, everyone. Goodbye. See you tomorrow at 2:30. Thank you. Thank you. Bye.